Hi everyone, this is Vishal. Let's continue with our fourth session on this environmental ecology, and the topic that we are going to undertake here is ecosystem. हमने अभी तक क्या देख लिया है? इकोलॉजी को देख, एनवायरनमेंट को देख लिया, उसके बाद इकोलॉजी को देख लिया, इकोलॉजिकल सक्सेशन को देख लिया. अब जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो इकोसिस्टम आता है, क्योंकि इसमें से फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और कंसेप्ट भी यहीं पे बनता है. आगे जितना भी अपन एनवायरमेंटल इकोलॉजी में पढ़ेंगे ये कहीं ना कहीं यहीं से आता है. सबसे पहले देखिए इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है. ठीक है, द वर्ड इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड बाय सर आर्थर टांसले इन 1935. ठीक है, 1935 was the same year when Government of India Act was passed after a series of negotiations that held in London during the round table conferences between 1930 and 1933. मैंने कहा नहीं थोड़ा हिस्ट्री से लेट कर लो, कहीं से भी लेट करो, याद रहेगा आपको. ये एक टर्निंग इवेंट था. तो आप देखो इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजी में जो तीन मेजर साल हैं, चाहे 1838 हो, चाहे 1869 हो, चाहे 1935 हो, इन्वायरमेंट कब कॉइन हुआ था आपका वर्ड? अभी बताया था ना आपका. इकोलॉजी कब कॉइन हुआ था? 1869 गांधी जी का बर्थडे. इन्वायरमेंट 1828 और इकोलॉजी इकोसिस्टम कब कॉइन हुआ था? 1935 में. यानी आप देखोगे करीब करीब 100 साल लग गया इनको. इकोलॉजी वर्ड से इकोसिस्टम को कॉइन करते करते 100 साल लग गया. ठीक है, यानी आप समझ सकते हैं कि इन्वायरमेंटल इकोलॉजी की स्टडी में कितना लैप्स था. जिस चीज़ पे आप डिपेंडेंट हैं, जिस पे आपका पूरा एक जीवन डिपेंड करता है, उसको पढ़ने में 100 साल लग रहा है. अगर आप साइंस में वही बात करेंगे तो एक टेक्नोलॉजी डेवलप होती है 5-6 सालों में, तुरंत नई टेक्नोलॉजी उससे 10 गुना ज़्यादा वे में डेवलप. यानी कि इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ. कहने का मतलब जो भी काम हुआ बेसिकली जब यूएनएफसीसी वगैरह बने, यूनाइटेड फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट, बेसिकली 1987 के बाद जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का नोशन आया था ब्रंडन कमीशन की रिपोर्ट में, तब से काम होना ज़्यादा शुरू हुआ है. शुरू के सालों में देखो तो 100 साल बाद एक एक वर्ड आ रहा है. एनीवे, तो इकोसिस्टम होता क्या है? इट इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर इनकम्पासिंग द कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन द बायोटिक एंड द एबायोटिक कंपोनेंट्स. मैंने इसीलिए पिछली सेशन में आपको बायोटिक और एबायोटिक में अंतर बताया था, क्योंकि ecosystem is nothing but the study of mutual interaction and the relationship between the biotic and the abiotic component. Biotic मतलब होता है living components and the abiotic मतलब the non living component, जो कि मैंने पहले बताया था. abiotic में क्या आता है? सॉइल हो गया, टेम्परेचर हो गया, क्लाइमेट हो गया, आपका रेनफॉल हो गई, ये सारी चीजें जो होती हैं जिनमें जीवन नहीं है, लेकिन इन्हीं की वजह से एक बायोटिक कम्युनिटी सर्वाइव करती है, यानी लिविंग कंपोनेंट सर्वाइव करते हैं. इनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, दैट इज regarded or considered under the ecosystem. Ecosystem is composed of the biotic community integrated with its physical environment through the exchange of energy and the recycling of the nutrients. अब एक बायोटिक और एबायोटिक में इंटरेक्शन हम कैसे पढ़ते हैं, मैंने भी आपको बताया था. जैसे फॉर एग्जांपल एक्सचेंज ऑफ द एनर्जी. आप सांस लेते हो, रेस्पायर करते हो, तो ऑक्सीजन को ले रहे हो. ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है? एबायोटिक कम्युनिटी, एबायोटिक कंपोनेंट ही तो है. आप जनरेट क्या कर रहे हो? कार्बन डाइऑक्साइड कर रहे हो, वो भी तो एबायोटिक कंपोनेंट हो गया. आप न्यूट्रिएंट्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो. न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? बेसिकली पेड़ पौधों ने जो अपने अंदर जो खाना पीना किया, उनके अंदर तो जीवन नहीं, पेड़ों के अंदर जीवन है. ठीक है, लेकिन जो उन्होंने खाना जो उत्पन्न किया जिसे आप खा रहे हो, उसमें तो जीवन नहीं है ना. तो यानी आप न्यूट्रिएंट्स को ले रहे हो और उसके बाद कुछ नाइट्रोजीनियस वेस्ट को आप एक्सक्रीट कर रहे हो, जिसमें डिकम्पोजर वगैरह काम करके एक नई सीरीज ऑफ सक्सेशन शुरू कर रहे हैं. तो ये जो म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हो रहा है, ठीक है, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो रहा है, जिसको आप फॉस्फोरस साइकिल, कार्बन साइकिल, वाटर साइकिल, इन फॉर्म में पढ़ते हो, ये सब आपका इकोसिस्टम में आ जाता है. ठीक है, ecosystem can be recognized as a self-regulating and the self-sustaining units of landscape. Anyway, अब एक broader segregation देखने की कोशिश करिए. फ्लो चार्ट मैंने प्रिपेयर की है. components of the ecosystem. अगर आप इकोसिस्टम को तोड़ेंगे तो दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है एबायोटिक और एक होता है बायोटिक. ये अंतर हमने पहली क्लास में देख लिया था. अब थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं. जो एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, यानी नॉन लिविंग एंटिटीज होते हैं, नॉन लिविंग चीजें होती हैं, उनको हम दो हिस्सों में तोड़ते हैं. एक होता है आपका क्लाइमेटिक और दूसरा होता है आपका एडाफिक. ठीक है, क्लाइमेटिक में क्या होते हैं भाई? मौसम संबंधी. अच्छा, क्लाइमेट और वेदर में क्या अंतर होता है? वेदर दैट इज फॉर वेरी स्मॉल ड्यूरेशन, और क्लाइमेट मतलब होता है वही आइस एज और अभी वाली एज, दैट ऑफ द थिंग, एक बड़े पीरियड में. नाउ व्हाट आर द क्लाइमेटिक फैक्टर्स दैट डिटरमाइन अ एबायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कम्युनिटी? क्लाइमेट फैक्टर मतलब क्या होता है? रेनफॉल, लाइट कैसी पड़ रही है. लाइट अगर सीधी पड़ रही है ट्रॉपिकल और इक्वेटोरियल रीजन में, तो अलग तरह की कैनोपी डेवलप होगी. पोलर रीजन में स्लैंट लाइट पड़ रही है, टेढ़ी लाइट जा रही, कम जा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ टेम्परेचर भी कम रहेगा, अलग तरह का वेजिटेशन होगा. ठीक है, अलग तरह की वनस्पति उत्पन्न होगी और उस पर डिपेंडेंट जो कम्युनिटी है वो भी अलग तरह की होगी. ठीक है, जानवर भी अलग तरह के होंगे. तो रेन हो गया, लाइट हो गया, विंड पैटर्न, कहीं पे हवा बहुत तेज चलती है, कहीं पे लैंड ब्रीज और सी ब्रीज होती है, कहीं कहीं पे हवा मतलब सर्कुलेशन होता है बट उस वे में नहीं होता. कहीं पे डस्टी हॉट विंड चलती हैं, कहीं पे कोल्ड विंड चलती हैं. ठीक है, तो ये सारी चीजें, विंड हो गई, टेम्परेचर हो गई, ये सारे क्लाइमेटिक फैक्टर में आते हैं. एडेफिक फैक्टर में क्या होता है? सॉयल, पीएच, मिनरल्स एंड द टोपोग्राफी. ठीक है, ये सारे एडेफिक, ये मिलके आपके एबायोटिक कंपोनेंट बनाते हैं. ठीक है, बायोटिक में मतलब क्या होता है? जो लिविंग बींग्स हैं. ठीक है, किसी भी इकोसिस्टम में सर्वाइव करने वाले या रहने वाले जो जीवित जीव जंतु टाइप की जो चीजें हैं, बायोटिक मतलब रिलेटेड टू लाइफ. अब ये देखिए कितने तरह के होते हैं.
ब्रॉडर सेग्रीगेशन तीन ही होती है, या तो प्रोड्यूसर होंगे पैदा करने वाले ऑटोट्रॉप्स यानी कि प्लांट्स, ठीक है। इसमें आप प्लांट्स के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं, बहुत सारी काई लीच वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें प्रोड्यूसर में होती हैं, मतलब जो आपसे कुछ नहीं ले रही हैं, जो नेचर से ही चीज़ों को एक्सट्रैक्ट कर रही हैं, नॉन लिविंग एंटिटीज को कर रही हैं और आपके लिए खाना बना रही हैं, ये सब ऑटोट्रॉप्स होते हैं। प्रोड्यूसर ये अपने लिए खुद बना लेते हैं, दूसरों के लिए भी खाना बनाते हैं, ठीक है। दूसरी कैटेगरी होती है कंज्यूमर्स की, जो खुद कुछ नहीं करते हैं, करते हैं, उनका निश्चय अलग होता है, लेकिन बेसिकली दे आर डिपेंडेंट ऑन द प्रोड्यूसर। अगर आप कह दीजिए कि मैं नॉन वेजिटेरियन हूं, तो आप क्या कर रहे हो, जानवरों को मार के खा रहे हो। आप कहते हो वेजिटेरियन, तो आप क्या कर रहे हो, जो प्लांट्स ने खाना बनाया आप उनको मार के खा रहे हो। बट बेसिकली वी आर डिपेंडेंट ऑन द अदर कम्युनिटीज, यानी कंज्यूमर्स और द हेटेरोट्रॉप्स दे आर डिपेंडेंट ऑन द प्रोड्यूसर्स, ठीक है। अब तीसरे होते हैं डिकम्पोजर, जो इन दोनों पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। जब ये जीवित जो वनस्पति होती हैं, जीव जंतु होती है, जब मर जाते हैं, सड़ जाते हैं, नाइट्रोजीनियस वेस्ट जनरेट होता है, उसको डिकम्पोज करके जो सर्वाइव करते हैं उनको सेट्रोट्रॉप्स या डिकम्पोजर कहते हैं। तभी मैंने कहा तीनों ही जीवित हैं, पेड़ पौधे भी जीवित हैं, हम एनिमल स्पीसीज भी जीवित है, और डिकम्पोजर यानी बैक्टीरिया वगैरह हो गए ये भी जीवित हैं, ठीक है। लेकिन ये तीनों क्लब करके मिला दीजिए तो बायोटिक कंपोनेंट बनाते हैं। अब देखिए कंज्यूमर कितने तरह के होते हैं। कंज्यूमर होते हैं बेसिकली चार तरह के, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड द फोर्थ कैटेगरी मान लेते हैं क्वाटरनरी की, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर कौन से कंज्यूमर होते हैं, जो डायरेक्टली आपके पेड़ पौधों को खाते हैं, इनको लिए दूसरा वर्ड होता है हर्बीवोर्स। प्राइमरी कंज्यूमर का मतलब क्या है, कंज्यूमर्स एट द लोएस्ट लेवल, ठीक है। जैसे इमेजिन कर लीजिए पेड़ पौधे हैं, उन्होंने अपना खाना खुद बनाया, अब आ गया वहां पे खरगोश, वहां पे आ गई बकरी, वहां पे आ गई गाय, तो ये लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली पेड़ पौधों को खा रहे हैं, तो इनको क्या कहा जाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर्स। और द हर्बीवोर्स, वनस्पति खाने वाले। और इसमें आप वेगन्स को भी डाल सकते हैं, ह्यूमन स्पीसीज में भी कुछ लोग वेगन होते हैं ना, तो उनको आप डाल सकते हैं इसमें प्राइमरी कंज्यूमर में, नो डाउट दे आर ह्यूमंस, ठीक है। सेकेंडरी कंज्यूमर वो कंज्यूमर होते हैं जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं, मतलब इसमें आप बेसिकली ह्यूमंस को डाल सकते हैं। और एक सेकंड वर्ड इसके लिए आता है, बेसिकली नॉट ह्यूमंस, ह्यूमंस आर द स्पीसीज, हर्बीवोर्स, इसमें आप कार्निवोर्स को गिन सकते हैं। कार्निवोर्स, कार्निवोर्स आर द दोज स्पीसीज विच आर ईटिंग हर्बीवोर्स, मतलब ये लोग पेड़ पौधों को खाने वाली स्पीसीज को खाते हैं, मतलब भेड़ बकरी को खा जाएंगे, खरगोश को मार के खा जाएंगे, उल्लू को मार के खा जाएंगे। चाइना के वुहान मार्केट में चले जाइए तो हर हिलने वाली जानवर को मार के खा जाते हैं, इसलिए नए नए वायरस उत्पन्न होते हैं। तो एनीवे कार्निवोर्स आर दोज स्पीसीज विच आर सर्वाइविंग ऑन हर्बीवोर्स। फिर तीसरे होते हैं टर्शरी कंज्यूमर्स, इनके लिए एक वर्ड यूज होता है ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स, अब देखिए मैं भी ह्यूमंस की बात करूं तो ह्यूमंस को कार्निवोर्स कम ओमनीवोर्स में ज्यादा रखना चाहिए, क्योंकि ओमनीवोर्स आर दोज विच ईट हर्बीवोर्स एज वेल एज द कार्निवोर्स। कुछ भी खा लेते हैं ये लोग, पेड़ पौधे भी खा लेंगे, जानवर को भी खा लेंगे, मूड पे डिपेंड करता है। एक दिन होगा तो शनिवार को ये नहीं खाना है, थर्सडे को अंडे नहीं खाना है, तो मंगल को ये नहीं खाना है, ठीक है, बाकी सब कुछ खाना है। नवरात्रि में नहीं खाना है तो रमजान में नहीं खाना, तो ये नहीं खाना है, मतलब खाना पीना सब है, लेकिन सब कुछ आना वाला चीज चलती है, कभी हाँ कभी ना। omnivores, तो herbivores, carnivores and omnivores, they basically come under the umbrella segregation of the consumers or the heterotrophs। और क्वाटरनरी होते हैं, इनको भी वही बैक्टीरिया वैक्टीरिया मिल लेते हैं, दैट बाकी डिकम्पोजर होते हैं। तो दैट इज द ब्रॉडर सेग्रीगेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम, अबायोटिक और द बायोटिक। अब हम बात करते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स की, क्योंकि एबायोटिक सॉयल, पीएच, रेनफॉल ये सब आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो। यहाँ पर हमारा कंसर्न सिर्फ इतना है कि हाउ दीज थिंग्स आर अफेक्टिंग और इम्पैक्टिंग द बायोटिक कम्युनिटी, ये सब आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। क्लाइमेटिक फैक्टर हो या डायफिक फैक्टर हो, ये बायोटिक कंपोनेंट्स के सस्टेनेंस के लिए कैसे जरूरी होते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ बात करें बायोटिक कंपोनेंट की, तो अभी हमने कहा था ना ऑटोट्रॉप्स यानी कि प्रोड्यूसर यानी कि प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स हु मैन्युफैक्चर देयर फूड फॉर द themselves as well as for the entire ecosystem through the process of photosynthesis। बहुत बेसिक सी चीज है, कुछ समझाने वाला है नहीं इसमें। कंज्यूमर्स या हेटेरोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं दैट कंज्यूम द फूड सिंथेसाइज्ड बाय द ऑटोट्रॉप्स, ये उनके द्वारा बनाए गए खाने को खा लेते हैं, ठीक है, इसलिए उनको हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। बेस्ड ऑन देयर फूड प्रेफरेंसेस, अब इनके फूड प्रेफरेंसेस होते हैं, दे कैन बी ग्रुप्ड इनटू हर्बीवोर्स, मतलब जो हरी पौधे वौधे खाएं, हर्बीवोर्स कहेंगे। फीडिंग डायरेक्टली ऑन द प्लांट्स लाइक द काऊ, ये लाइक है, ठीक है, लाइक काऊ, डियर, रैबिट। कार्निवोर्स एनिमल्स दैट ईट अदर एनिमल्स लाइक द लॉयन, कैट एंड डॉग। ओमनीवोर्स क्या होते हैं, फीडिंग बोथ अपॉन द प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइक द ह्यूमंस, पिग्स, स्पैरोज एंड मेनी अदर स्पीसीज विल कम इनटू इट। डिकम्पोजर और द सैप्रोट्रॉप्स, ये बस वर्ड याद रखना। हेटेरोट्रॉप किसके लिए यूज होता है, कंज्यूमर के लिए। ऑटोट्रॉप किसके लिए यूज होता है, प्रोड्यूसर के लिए। और सेप्रोट्रॉप्स किसके लिए यूज होता है, डिकम्पोजर के लिए। ऐसे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, बैक्टीरिया एंड द फंगाई दैट फीड अपॉन द डेड डिकम्पोज्ड एंड द डेड ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। तो ये बेसिकली बायोटिक कम्युनिटी के बारे में था। नाउ कमिंग, इकोसिस्टम आपने पढ़ लिया, इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स पढ़ लिए, इकोसिस्टम में कैटेगराइजेशन कैसा होता है पढ़ लिया, फंक्शन क्या होते हैं, एनर्जी फ्लो। एक क्वेश्चन हो सकता है, वैसे तो मेंस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट प्री मेरे ऑप्शन दे दिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, तो बस यहाँ पे देख लो। एनर्जी फ्लो थ्रू द फूड चेन, आपको पता है ये फूड चेन होती है ऐसे करके,
ठीक है, सबसे नीचे आपके कौन से रहते हैं, ऑटोट्रॉप्स रहते हैं, जो सबसे ज्यादा बायोमास के होते हैं, संख्या में ज्यादा होते हैं। जैसे मुझे जीवित रहने के लिए एक दिन में 1 किलो टमाटर की जरूरत है, तो एक हफ्ते में कितने किलो टमाटर खाऊंगा, 7 किलो तो खा ही लूंगा। आधा किलो भी रोज खाता हूँ तब भी 3, 3.5 या 4 किलो खा लूंगा। महीने में कितने खा लूंगा, इमेजिन कर लीजिए। उसका दिमाग से साल में कितने खा लूंगा, जीवन में कितने टमाटर खा लूंगा। यानी मैं इतना सा आदमी, सोच के देखिए, अपने जीवन काल में कुंटलों में टमाटर खाया हूँगा या कुंटलों में आलू खा चुका हूँ। तो इमेजिन कर लीजिए मेरे सस्टेनेंस के लिए कितने बायोमास की जरूरत है। तो यानी मैं कहीं यहाँ ऊपर रह रहा हूँ और जो बायोमास मुझे सस्टेन कर रहा है वो मेरे नीचे होगा। तो ऑटोट्रॉप्स या फूड बनाने वाली जो चीजें होती हैं, चाहे पेड़ पौधे हो गए, कोई ऐसी वनस्पति है, इसको हमेशा हम नीचे रखते हैं, इसको पिरामिड कहते हैं। तो ऑटोट्रॉप सबसे नीचे रहेंगे। इसके ऊपर आपके कौन से आते हैं, हेट्रोट्रॉप्स, है ना, हेटेरोट्रॉप्स। और इसमें भी आपको पता ही है प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी होते हैं। और सबसे ऊपर आपके कौन से आते हैं, सेप्रोट्रॉप्स। अभी हमने 3 कैटेगरी देखी थी ना यहाँ वाले चार्ट में, ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स एंड द सेप्रोट्रॉप्स। मैं यहाँ पे क्लियर बना देता हूँ, क्योंकि फूड चेन या इकोलॉजी के सिस्टम को समझने के लिए समझना जरूरी है। ये जैसे इमेजिन कर लीजिए आपका फूड पिरामिड है, ठीक है, या इकोलॉजिकल पिरामिड आप मान लीजिए। सबसे नीचे कौन से रहते हैं आपके, ऑटोट्रॉप्स। इनके लिए एक वर्ड आप यूज कर सकते हैं, हर्बीवो, नहीं हर्बीवोर्स नहीं करेंगे, चलिए आप ऑटोट्रॉप्स ही भी लिख दीजिए आप इसको, ठीक है। ऑटोट्रॉप्स आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर इज द राइट वर्ड, है ना। फिर यहां पर हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं, हेट्रोट्रॉप्स। इनके लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं, कंज्यूमर्स। अब ये बेसिकली, इनको तोड़ लीजिए आप दो हिस्सों में, ठीक है। हेट्रोट्रॉप्स के कंज्यूमर में देखें ना, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी और टर्शरी, मतलब हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स। कुछ लोग ओमनीवोर्स को ही टॉप पे रख देते हैं, बट बेसिकली दे आर द हेट्रोट्रॉप्स और द कंज्यूमर, ठीक है। अब जो आपके सैप्रोफाइट्स होते हैं, सैप्रोट्रॉप्स हमने वर्ड यूज किया था आई थिंक, सैप्रोट्रॉप्स या डिकम्पोजर, इनको हम फूड चेन के एक्चुअली में बाहर रखना ज्यादा ठीक रहता है। क्योंकि होता क्या है, ये टॉप मोस्ट ऑफ द फूड चेन है। मैंने कहा नहीं, कुछ लोग ओमनीवर्स को बिल्कुल टॉप पे रखते हैं, लेकिन अभी स्लॉट को खाली रखते हैं। टॉप ऑफ द फूड पिरामिड, यहाँ पे कई बार हम वल्चर्स को बिठा देते हैं, कई बार हम लॉयन को बिठा देते हैं। टॉप ऑफ द फूड चेन, जो सबसे ऊपर बैठा है, ठीक है। और जो सैप्रोट्रॉप्स होते हैं, यह क्या करते हैं, कुछ ऐसा काम करते हैं, मतलब इसके डेड मैटर को डिकम्पोज करके, मतलब भाई बैक्टीरिया हो गए आपके, फंगी हो गए, है ना, जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट वगैरह डेड मैटर होता है, बायो वेस्ट होता है, इसको खा पिए खत्म करके फिर से नाइट्रोजीनियस वेस्ट बना देते हैं, नाइट्रोजीनस वेस्ट। और यही जो वेस्ट होता है, ये आपके जो ऑटोट्रॉप्स या प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, ये उसको जमीन से एक्सट्रैक्ट करके फिर से फूड बनाने में यूज करते हैं। तो इट इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ अ फूड चेन। तो अब एक चीज समझिए, नीचे की चीज ज्यादा फैली और बड़ी दिख रही है, ऊपर की चीज कम दिख रही है, तो ये किस चीज का इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर होता है बायोमास का, ठीक है। यहाँ ऑटोट्रॉप्स की संख्या ज्यादा है, बायोमास ज्यादा है। मैंने कहा नहीं, मैं अपने सर्वाइवल में, अपने फेज में बहुत किलो टमाटर खाऊंगा, कुंटलों में टमाटर खाऊंगा, कुंटलों में आलू खाऊंगा, कुंटलों में चावल खाऊंगा। साल साल का हिसाब बता रहा हूँ, जीवन का तो छोड़ दीजिए। यानी मैं एक जीवित आदमी जो कि दिखने में एक नॉर्मल थोड़ा सा बायोमास ले रहा है, मैं जीने के लिए कितना कुछ खा रहा हूँ। अब आप कहोगे इतना खा के कर क्या रहा हूँ, सब निकल कहाँ रहा है, तो निकल वहीं रहा है जैसे बोलने में आपको पढ़ा रहा हूँ, एनर्जी जा रही है कि नहीं जा रही है, रिस्पायर कर रहा हूँ, सांस ले रहा हूँ, इसमें ग्लूकोज क्या हो रहा है, एग्जॉस्ट हो रहा है, इसके ऊपर ऑक्सीजन ले रहा हूँ, काम कर रहा है, ग्लूकोज का फिर CO2 छोड़ रहा हूँ। यानी कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, मैं जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी करता हूँ उसमें ये सारी एनर्जी कंज्यूम कर रहा हूँ। यानी जो आदमी फूड चेन में उतना जितना ऊपर है, इसका मतलब उसका मेटाबॉलिज्म उतना ज्यादा है, ठीक है। अगर मैं खाली जगह पड़ा रहूंगा तो एक लिमिट तक ही खा पाऊंगा ना। आप समझ रहे, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या करती है, ग्लूकोज को डिकम्पोज करके, वेस्ट करके सब कुछ करती हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि बायोमास नीचे सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसीलिए जो फूड प्रोड्यूसर होते हैं उनको नीचे रखा जाता है। और जैसे जैसे फूड चेन में ऊपर जाओगे तो आपको लगेगा ये चीज छोटी होती चली जा रही है, यानी बायोमास कम होता जा रहा है। यानी कि पेड़ों की, वनस्पतियों की या प्रोड्यूसर की संख्या हमेशा मनुष्यों से ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो मनुष्य लार्ज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज पे सर्वाइव कर पाएंगे, है ना। अब पेड़ पौधे कम है, वनस्पति कम है, लोग हैं ज्यादा, तो वहां कंपटीशन शुरू हो जाएगी। उसमें से कुछ लोगों को खाने को मिलेगा, कुछ को नहीं मिलेगा, तो जिनको नहीं मिलेगा वो मर जाएंगे। अब बात समझ रहे हैं, तो संख्या अपने आप कम हो जाएगी।
फिर इनके ऊपर जो सस्टेन करने वाले बैठे हैं, जैसे शेर बैठे हैं, अब इमेजिन के लिए शेर तो जानवरों को ही खा रहा है, सिर्फ ह्यूमंस को नहीं और भी स्पीसीज को खा रहा है। जब कंपटीशन बढ़ेगी तो इन स्पीसीज की संख्या कम होने लगेगी, उसकी वजह से शेर के लिए रिसोर्सेज कम हो जाएंगे, तो शेरों की संख्या भी कम हो जाएगी। यानी कुल मिला के ये पिरामिड रहेगा ऐसा ही। अगर कभी भी ऐसा हुआ कि नीचे की संख्या कम होगी ऊपर की बढ़ गई, तो क्योंकि रिसोर्सेज कम हो जाएंगी तो इनकी संख्या अपने आप कम हो जाएगी। यानी कुल मिला के फूड चेन का पिरामिड हमेशा ऐसा रहेगा। आप समझ गए बात को, क्योंकि बायोमास से डिटरमाइन होता है। ऊपर के लोगों को ज्यादा बायोमास चाहिए सर्वाइव करने के लिए, लेकिन उनका अपना बायोमास कम होता है। ठीक है, इस चेन को थोड़ा सा ध्यान रखना है, आगे काम आएगी। ठीक है, तो एनर्जी फ्लो। अच्छा, एनर्जी फ्लो क्या होता है आपका, जब ये हर्बीवोर्स या हेट्रोट्रॉफ्स वाले ऑटोट्रॉफ को कंज्यूम करते हैं, ग्लूकोज वगैरह को खाते हैं, तो इसमें एक एनर्जी लॉस होता है। ठीक है, यानी कि इनका जो एनर्जी लेवल होगा, इनका एनर्जी लेवल, इसको हम ट्रॉपिक एनर्जी बोलते हैं। तो कोई भी चीज जब यहां से यहां जाती है, ठीक है, तो याद रखिएगा सिर्फ 10% ऑफ एनर्जी ट्रांसफर होता है। जब यहां से यहां जाती तो फिर 10% एनर्जी ट्रांसफर होता है। 90% ऑफ द एनर्जी इज वेस्टेड इन द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, इसको 10% एनर्जी रूल कहा जाता है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एक इकोलॉजिकल पिरामिड में या एक फूड चेन का जो पिरामिड होता है, इसमें एनर्जी का जो फ्लो होता है ये यूनी डायरेक्शनल होता है कि बाई डायरेक्शनल होता है, एक दिशा में जाता है कि दूसरी दिशा में। तो याद रखिएगा ये यूनी डायरेक्शनल होता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मान लीजिए 100% था, तो यहाँ सिर्फ 10% ट्रांसफर होगा, 90% मेटाबॉलिक एक्टिविटी में चला गया, और इस 10% का भी 10% ऊपर ट्रांसफर होगा, फिर उस 10% का भी 10% ऊपर ट्रांसफर होगा। तो ये एक यूनि डायरेक्शन में एनर्जी का ट्रांसफर होता है। तो जो आपका इकोसिस्टम है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, एनर्जी फ्लो। फिर न्यूट्रिएंट साइकिल होती है। न्यूट्रिएंट साइकिल वही आपको बताया, इसने इसको खाया, इसने खाया, इसने डिकम्पोज करके नाइट्रोजनस वेस्ट को नीचे कर दिया, तो एक तरह की न्यूट्रिएंट साइकिल हो रही है। ठीक है, इकोलॉजिकल सक्सेशन या इकोसिस्टम का डेवलपमेंट, होम्योस्टैटिस यानी कि फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म। ठीक है, ये सब इकोसिस्टम के पार्ट होते हैं। तो बस इस आप डायग्राम को याद रखिए कि हमें बार बार आगे रिफर करना पड़ेगा। अब आगे चलते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द इकोसिस्टम, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इनटू दिस सेगमेंट ऑफ द इकोसिस्टम। कितने तरह के इकोसिस्टम होते हैं। ठीक है, इकोसिस्टम आप समझ ही गए, जो भी स्पीसीज रह रही है, बायोटिक और एबायोटिक, उनके म्यूचुअल इंटरेक्शन, इंगेजमेंट्स और वही सारी रिलेटेड चीजें। तो टाइप्स कैसे हो गए, जैसे एक आपका हो गया नेचुरल, एक आपका क्या हो गया टेरेस्ट्रियल। ठीक है, सॉरी नेचुरल, और एक हो गया आपका मैन मेड। जो ब्रॉडर सेग्रीगेशन है इकोसिस्टम की, दैट इज क्लासिफाइड इनटू द नेचुरल और द मैन मेड। नेचुरल इकोसिस्टम क्या होते हैं, जो प्राकृतिक रूप से जो इकोसिस्टम एग्जिस्ट करते हैं, दोज इकोसिस्टम विच आर डिपेंडेंट ऑन द सोलर रेडिएशंस, या तो वो सौर की ऊर्जा पे डिपेंडेंट होते हैं, या फिर अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज लाइक द विंड, रेन एंड टाइड पे डिपेंड करते हैं। अब देखिए सौर ऊर्जा पे कौन से डिपेंडेंट है, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, ओशन, लेक्स, रिवर्स एंड द डेजर्ट्स। ठीक है, वो इकोसिस्टम जो प्राकृतिक रूप से एग्जिस्ट करते हैं, सोलर रेडिएशन पे एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे हो गए, ग्रासलैंड हो गए, ओशंस हो गए, लेक्स हो गए, ये सब आपके नेचुरल इकोसिस्टम में जाएंगे। अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज मतलब हवा चल रही है, रेनफॉल हो रही है, टाइड्स वगैरह आ रहे हैं कोस्टल रीजन में, उन पे डिपेंडेंट होते हैं। ट्रॉपिकल रेनफॉल, टाइड एस्चुरीज एंड द कोरल रीफ्स। ठीक है, ये सब नेचुरल इकोसिस्टम में आते हैं। अब नेचुरल इकोसिस्टम को दो पार्टों में तोड़ दिया जाता है, टेरेस्ट्रियल यानी जमीन, और एक्वेटिक यानी कि पानी। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम यानी कि लिथोस्फीयर यानी कि जमीन पे रहने वाले जो किस टाइप के इकोसिस्टम डेवलप होते हैं, उसमें एक तो जंगल होते हैं, पेड़ होते हैं, ग्रासलैंड्स, ग्रासलैंड मतलब जो पेड़ नहीं है, पेड़ों से छोटे, मतलब जब सक्सेशन होता है सबसे पहले घास फूस उगती है, उसके बाद ग्रासलैंड, ग्रासलैंड मतलब श्रब्स वगैरह, ग्रासेस, फिर ग्रासलैंड मतलब पेड़ों छोटे, जैसे सवाना है वो ग्रासलैंड में आएगा, लैंस है, कंपोज है, ठीक है, पंपाज है, सब ग्रासलैंड में आते हैं। ट्रॉपिकल टेम्परेट दोनों होती हैं ग्रासलैंड। तो फॉरेस्ट आर डिफरेंट फ्रॉम ग्रासलैंड्स। ठीक है, और डेजर्ट्स, ये तीन तरह के टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। एक और वैसे होता है फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, और एक होता है अल्पाइन तुंद्रा, वो हम आगे देख लेंगे, खैर बायो में भी देखते हैं। ठीक है, तो ये टेरेस्ट्रियल है, जमीन वाले। एक्वेटिक में क्या आते हैं, फ्रेश वाटर, ताजा पानी, जैसे नदी, लेक्स। ठीक है, सैलाइन यानी कि जिसमें थोड़ा नमकीन पानी हो, खारा पानी हो, मैरीन वाटर्स मतलब वही समुद्र का पानी वगैरह। ठीक है, तो ये एक्वेटिक में इकोसिस्टम है। यानी नेचुरल इकोसिस्टम को हम दो हिस्सों में तोड़ देते हैं, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, है ना। तो टेरेस्ट्रियल में वही फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट और अल्पाइन वाला आ जाएगा, तुंद्रा वगैरह, और एक्वेटिक में आ जाएगा फ्रेश वाटर, ठीक है, ताजा पानी, खारा पानी और समुद्री पानी, दैट काइंड ऑफ द थिंग। हालांकि सैलाइन और मैरीन को लमसम एक जैसे गिन लेते हैं, बट थोड़ा सा अंतर है। सैलाइन मतलब रैन ऑफ कच्च वाला वो जो एरिया हो गया, सॉल्टी मार्शी टाइप का, मैरीन वाटर मतलब समुद्री पानी। मैन मेड इकोसिस्टम में क्या आते हैं, दोज इकोसिस्टम विच आर डिपेंडेंट ऑन द सोलर एनर्जी एंड सम और ह्यूमन इंटरवेंशन होते हैं। जैसे एग्रीकल्चरल लैंड हो गया कोई, जैसे मान लीजिए आपने पैडी कल्टीवेशन किया, चावल की खेती की, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो पैडी कल्टीवेशन होता है, चावल की खेती, धान जहां लगाते हैं बेसिकली आप, ठीक है,
तो वो किस तरह का इकोसिस्टम है? तो वो मैन मेड इकोसिस्टम है, डायरेक्टली पूछा गया। एक्वाकल्चर, एक्वाकल्चर क्या होता है? जहाँ धान की खेती कर रहे हैं, मछली मछली पालनी शुरू कर दी, या मछलियों का उत्पादन कर रहे हैं, वो भी एक तरह का इकोसिस्टम बन जाता है। तो ये पॉन्ड्स हो गए, मैन मेड पॉट्स भी होते हैं, कोई आपने वाटर रिजर्वायर बनाया डैम के पीछे, वो सब मैन मेड इकोसिस्टम हो जाएंगे। एंड दोज ऑन द फॉसिल फ्यूल, अर्बन एंड द इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम हो जाते हैं। अब कुछ ऐसे वर्ड हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इकोटोन, इकोक्लाइन एंड इकोटॉप्स। इनमें अंतर ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। इकोटोन क्या होता है? अ ट्रांजिशन स्टेज और अ बाउंड्री बिटवीन द टू इकोसिस्टम। देखिए मेजर इकोसिस्टम तो दो ही होते हैं ना, एक है नेचुरल, एक मैन मेड। नेचुरल में दो होते हैं, एक होता है टेरेस्ट्रियल और एक होता है एक्वेटिक। ब्रॉडर सेग्रीगेशन तो आपको क्लियर है ना? फिर से अगर नहीं ध्यान आ रही फिर से बता देता हूँ। जैसे इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम दो तरीके का हो सकता है, या तो नेचुरल हो सकता है जो प्राकृतिक रूप से बना हुआ है, ठीक है, रेनफॉल की वजह से, सॉइल की वजह से, ठीक है, सनलाइट की वजह से। और दूसरा होता है मैन मेड जो मनुष्य बनाता है, जैसे कोई वाटर रिजर्वायर बना दिया, ठीक है, कहीं पे चावल की खेती, धान लगा रहा है तो वो एक तरह का हो गया आपका, या फिर कोई पॉन्ड वगैरह डेवलप कर दिया, वो सब मैनमेड में आ रहेगा। नेचुरल जो होते हैं प्राकृतिक रूप से, दो तरीके के आते हैं, या तो आपका टेरेस्ट्रियल हो सकता है, या फिर आपका एक्वेटिक हो सकता है, पानी वाला। एक्वेटिक भी कई तरह के हो सकते हैं, लोक्टिक या लेंटिक हो सकता है, रुका हुआ, ठहरा हुआ या बहता हुआ, दैट काइंड ऑफ द थिंग, है ना? तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या था? वी वर टॉकिंग अबाउट द इको, सॉरी, इकोटोन। इकोटोन इज द एरिया ऑफ ट्रांजिशन और बाउंड्री बिटवीन टू। अगर मैं कहूँ टेरेस्ट्रियल और इकोटोन, एक्वेटिक इकोसिस्टम जहां मिल रहे हैं, जैसे इमेजिन कर लीजिए एक नदी बहती हुई जा रही है, नर्मदा, ठीक है, तो अमरकंटक से निकलती है, फिर आपका मध्य प्रदेश से बहती हुई उधर थोड़ा सा गुजरात में होती हुई जाती है, उसके बाद समुद्र में जा रही है। तो समुद्र इंडियन ओशन है, और टेरेस्ट्रियल लैंड क्या थी आपकी? मध्य प्रदेश और गुजरात वाला रीजन, इंडियन पेनिनसुला। तो ये था टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, और नीचे वाला क्या था आपका? मैरीन या एक्वेटिक इकोसिस्टम था। तो दोनों जहां पे मिल रहे हैं वहां एक एस्टूरी फॉर्म होती है, आपको पता ही है। ये डेल्टा मान लीजिए आप, डेल्टा भी एक तरह का इकोटोन में आएगी। डेल्टा और एस्टूरी में बेसिक डिफरेंस क्या है? दोनों ही एक ट्रांजिस्टरी स्टेज पे बनती है। नदी जब बहती हुई आती है और ओशन में गिर जाती है, तो या तो वहां पे डेल्टा बनेगी या एस्टूरी बनेगी। डेल्टा क्या होता है? जहां पे लूज सॉइल होता है, बहुत सारे सेडिमेंट वगैरह लेके आ रही है नदी, एकदम से समुद्र में गिरने से पहले वहां छोड़ देती है, सुंदरबन साइड में जैसे डेल्टा बनता है। तो ईस्टर्न जो कोस्ट है इंडिया का, वहां सब आपको डेल्टा मिलेंगे। और जहां पर सॉयल फॉर्मेशन हार्ड है, ठीक है, जैसे आपका मध्य प्रदेश का रीजन हो गया, या फिर फॉर एग्जांपल आपका इधर महाराष्ट्र का रीजन हो गया, सब ब्लैक सॉइल वगैरह है, तो वहां पे लूज सॉइल आपको नहीं मिलेगा। तो वहां पर क्या होता है? सेडिमेंटेशन नहीं होता, तो डेल्टा फॉर्मेशन नहीं हो सकती है। तो जब नदी आती तो सीधे समुद्र में गिर जाती, बस वहां पे थोड़ा सा एक ऐसे करके ओपनिंग सी बनी होती है, इसको आप एस्ट्यूरी कहते हो। तो एस्ट्यूरी हो या डेल्टा हो, दोनों एक तरह का ट्रांजिशनल इकोसिस्टम को शो कर रही हैं, जहां पे टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक इकोसिस्टम मिल रहे हैं। ऐसे एरिया को इकोटोन कहा जाता है, ठीक है। Ecotone is the area that act as a transition or a boundary between the two ecosystem. Hence it is also a zone of tension. But एक चीज याद रखिएगा, it is the most fertile ecosystem, क्योंकि यहाँ दोनों चीजों का मजा मिल रहा है, टेरेस्ट्रियल का भी और ओशन का भी या एक्वेटिक का भी। तो दोनों चीजें मिक्सअप होती मिलती हैं, उस एरिया को हम इकोटोन कहते हैं, ठीक है। एन एरिया ऑफ मार्शलैंड बिटवीन द रिवर एंड द रिवर बैंक, अ क्लियरिंग विद इन अ फॉरेस्ट और अ मच लार्जर एरिया लाइक द ट्रांजिशन बिटवीन द आर्कटिक टुंड्रा एंड द फॉरेन बायोम। जहां भी दो तरह के इकोसिस्टम मिलते हैं, हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है, वो मोस्ट फर्टाइल रीजन होता है, इसीलिए उसको इकोटोन कहा जाता है, ठीक है। इकोक्लाइन क्या होता है? A zone of gradual but continuous change from one ecosystem to another where there is no sharp boundary between the two. Ecocline is also a kind of ecotone, जहां पे दो अलग अलग तरह के इकोसिस्टम मिल रहे हैं, बट अंतर क्या है? यहाँ पे एक शार्प डिस्टिंक्शन देखने को मिलती है, ठीक है, और यहाँ पे कोई डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती। स्टेज ऑफ ट्रांजिशन ये भी है, ठीक है, ग्रेजुअल चेंज हो रहा है, कॉन्टिन्यूस हो रहा है, कि एक टेरेस्ट्रियल सिस्टम धीरे धीरे आपका एक्वा सिस्टम में, एक्वा इकोसिस्टम में बदलता जा रहा है। कोई एग्जांपल देंगे आप इकोक्लाइन का? अगर मैं आपसे कहूं वेटलैंड, वेटलैंड आपको नहीं लगता एक तरह के इकोक्लाइन में आएगा? इमेजिन कर लिया किसी जमाने में कोई लेक रहा, लेकिन धीरे धीरे वो लेक सूखता जा रहा है, अब वो धीरे धीरे जमीन में तब्दील हो जाएगा। मतलब कोई पुराना लेक, पॉन्ड या बहुत बड़ी वाटर बॉडी हुआ करती थी, ठीक है, लेकिन अचानक से उसका कुछ स्ट्रक्चर और कंपोजिशन चेंज होने लगता है, और आने वाले टाइम पे धीरे धीरे उसकी कंपोजिशन इस लेवल तक चेंज होती है कि वो एंटायरिटी में चेंज हो गया है। मतलब एक्वेटिक से वो टेरेस्ट्रियल में चेंज होता जा रहा है, या टेरेस्ट्रियल से एक्वेटिक में चेंज होता जा रहा है, मतलब ग्रेजुअल शिफ्ट हो रही है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस हो रही है। तो उसको इकोटोन ना कह के इकोक्लाइन कहा जाएगा, ठीक है। इकोटोन मतलब बाउंड्री जोन है, ठीक है।
और इकोक्लाइन क्या है कि एक इकोसिस्टम जो दूसरे में ग्रेजुअल प्रोसेस से कन्वर्ट होने लगे, तो उसमें भी दोनों के फीचर आपको दिखाई देंगे, है ना, यही सारी चीजें इसमें। इकोक्लाइन ऑकर्स अक्रॉस द एनवायरमेंटल ग्रेडियंट, ग्रेजुअल चेंज इन द अबायोटिक फैक्टर सच एज द एल्टीट्यूड, टेंपरेचर एंड समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तीसरा वर्ड आता है इकोटॉप्स, द स्मॉलेस्ट इकोलॉजिकली डिस्टिंक्ट लैंडस्केप फीचर्स इन अ लैंडस्केप मैपिंग एंड द क्लासिफिकेशन सिस्टम, they represent the relatively the homogeneous spatially split landscape units useful for stratifying landscape. Those were the three words that are important for your ecosystem. ठीक है, नाउ कमिंग टू सम बेसिक डेफिनेशन। कई बार कुछ पूछी जाती है प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोसिस्टम, किसी भी इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी कितनी है, वही ऑब्वियस सी बात है जितना बायोमास जनरेट कर रहा है, द डिग्री और द अमाउंट ऑफ बायोमास या रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन विल बी रिगार्डेड एज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोसिस्टम। ठीक है, तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि किस इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा है। अब ये आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चेक करिए, कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिए, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। जैसे इकोसिस्टम में आप मान लीजिए जैसे फॉरेस्ट लैंड है, ठीक है, जैसे डेजर्ट इकोसिस्टम है, जैसे आपका एक एक्वाटिक इकोसिस्टम है, इन तीनों में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी? ऑब्वियस सी बात है जहां पे रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन सबसे ज्यादा हो रहा होगा। ठीक है, द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इन एन इकोसिस्टम इज नोन एज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोसिस्टम। ठीक है, और प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोसिस्टम जो होती है, ये लिखा भी है, प्रोडक्टिविटी इज अ रेट फंक्शन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द ड्राई मैटर प्रोड्यूस्ड और एनर्जी कैप्चर्ड पर यूनिट ऑफ लैंड। क्योंकि बायोमास जनरेशन क्या होता है, आप एनर्जी को कैप्चर कर रहे हो, बायोकेमिकल प्रोसेस हो रही है, ठीक है, केमिकल एनर्जी को कैप्चर करके आप उसमें ऑर्गेनिक उसमें बदल रहे हैं। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोसिस्टम यानी द रेट ऑफ बायोमास जनरेशन है, उसको दो तरीके से डिटरमाइन करते हैं, एक होती है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और एक होती है आपकी, आगे लिखा होगा, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, लाइक द ग्रीन प्लांट्स और प्रोड्यूसर्स दे फिक्स द सोलर एनर्जी, वो सनलाइट को ले रहे हैं, उसको कैप्चर करके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू फूड को बना रहे हैं, तो यानी कि बायोमास प्रोडक्शन हो रहा है, इसको आप प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहेंगे। ग्रीन प्लांट्स या प्रोड्यूसर फिक्स द सोलर एनर्जी इन द ऑर्गेनिक फॉर्म्स लाइक द केमिकल एनर्जी which is the first or the basic form of the energy storage, hence the rate at which the energy accumulates in the green plant is known as the primary productivity। प्राइमरी का मतलब तो सबसे पहले प्रोडक्टिविटी हुई, यानी कि ऑटोट्रॉप्स या प्लांट्स जिस रेट के साथ में बायोमास जनरेशन कर रहे हैं, यानी फूड को सिंथेसाइज कर रहे हैं, उसको आप कहेंगे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड आता है नेट प्रोडक्टिविटी। ठीक है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को दो हिस्सों में तोड़ देते हैं, एक होती है ग्रॉस कितना किया और एक होता है नेट, क्योंकि रेस्पिरेशन भी तो हो रहा है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी तो हो रही है। तो नेट प्रोडक्टिविटी का मतलब है ग्रॉस प्रोडक्टिविटी से आप एनर्जी लॉस्ट इन द मेटाबॉलिक प्रोसेस को रिड्यूस कर दीजिए। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, जैसे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में क्या था कि ऑटोट्रॉप्स जिस लेवल पे बायोमास का जनरेशन कर रहे हैं, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, द रेट एट विच द हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म रीसिंथेसाइज एनर्जी यील्डिंग सब्सटेंसेस, यानी जो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, यानी कि जो कंज्यूमर होते हैं, वो जिस लेवल पे बायोमास को जनरेट करते हैं, वो आपका सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में फिर आपका आता है बायोमास, कि बायोमास हमने दो बार वर्ड यूज किया, बायोमास है क्या? बायोमास कुछ नहीं, एक तरह का ऑर्गेनिक मैटर होता है जो कि बायोकेमिकल प्रोसेस के थ्रू जनरेट होता है। जैसे इमेजिन करिए मेरा शरीर है, ये एक बायोमास ही तो है, कोई पेड़ पौधा है, ठीक है, उसका जो कंपोजिशन वगैरह सब कुछ है, क्या बायोमास है, बायोलॉजी प्लस मास, किसी भी बायोलॉजी की वजह से उसका जो मास है वो बायोमास है। एन ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, हाइड्रोजन एंड कार्बन that has stored sunlight in the form of a chemical energy. It is a renewable energy source that can be converted into the biofuel, biogas, and the other forms of the energy through the various processes. जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तो कई बार स्टेजेस ऑफ फ्यूल, साइंस में भी पढ़ाया था स्टेजेस ऑफ बायोफ्यूल्स वगैरह। ठीक है, तो उसमें जो लकड़ी होती है, पेड़ पौधे होते हैं, उनका भी अपना बायोमास है, कोई ऑर्गेनिक वेस्ट है, मैटर है, जानवर वगैरह, उसका भी अपना बायोमास है ना। तो बायोमास कुछ नहीं होता है, एक तरह का एक ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जिसने अपने अंदर सनलाइट को ही बेसिकली स्टोर किया हुआ है। देखिए आपके ऊपर सनलाइट पड़ती है तो उससे आप तो खाना नहीं बना सकते हो ना, लेकिन पेड़ पौधों पे सनलाइट पड़ती है तो उनकी जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है, अभी हमने देखा नहीं था प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में, तो जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो सनलाइट को कैप्चर करके जो आपकी कौन सी एनर्जी होती है, जो सनलाइट होती है, फोटोकेमिकल एनर्जी होती है, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, वो ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो उनका बायोमास था। हम क्या करते हैं, उन्हीं के द्वारा कैप्चर की गई जो सनलाइट थी या एनर्जी थी जो ऑर्गेनिक मैटर में हुई थी, उसको कंज्यूम करके हम उसको रिसिंथेसाइज कर रहे हैं, तो हमने भी तो बायोमास क्रिएट किया, यही बायोमास होता है, ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, बायोमास एनर्जी क्या होती है, इट रिफर्स टू द एनर्जी प्रोड्यूस्ड और जनरेटेड बाय लिविंग और एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जीने या मरने के बाद वाले जो प्राणी होते हैं उनके द्वारा जो एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है उसको बायोमास एनर्जी कहते हैं। यानी आप मर गए, आपको जलाया गया, तो जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, या जो पेड़ पौधे हैं गिर गए उनको जलाया गया, जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो बायोमास एनर्जी होगी। बायोमास के सोर्सेज क्या हो सकते हैं, या तो एग्रीकल्चरल हो सकते हैं या फिर नॉन एग्रीकल्चरल यानी कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी के अलावा वाले जो बाई प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। एग्रीकल्चर बाई प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, जैसे वुड हो गया, वुड डेब्रिस हो गया, शुगर केन हो गया, मैन्यूर हो गया, स्ट्रॉ हो गया, ये सब एग्रीकल्चर बाई प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, और बायोमास सोर्सेज अदर देन द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लाइक द इंडस्ट्रियल रेजिड्यू, आपने किचन में खाना बनाया, सब्जी काटी, जो कचरा वचड़ा हो गया वो नॉन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में हो जाएगा।
इंडस्ट्रियल रेजिड्यू, एनिमल रेजिड्यू, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, सीवेज, फॉरेस्ट्री, ये सब बायोमास के सोर्सेज होते हैं। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो बायोमास कुछ नहीं, एक तरह का ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होता है, ठीक है, जिसमें सनलाइट वगैरह को कैप्चर करके फूड बनाया गया है। ये प्लांट बनाया तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वाला होता है, सेकेंड, और हेट्रोट्रॉप्स बनाए तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी वाला होता है, ठीक है। दैट वाज अबाउट द बायोमास। और फिर बायोमास से निकल के आते हैं बायोफ्यूल्स, हालांकि साइंस टेक में पढ़ते हैं, बट क्योंकि आया तो मैं थोड़ा सा मैंने प्रिपेयर कर लिया था, नजर मार लीजिएगा। बायोफ्यूल्स आर दोज फ्यूल्स विच आर एक्सट्रैक्टेड और जनरेटेड फ्रॉम द बायोमास, ठीक है। बायोमास की एनर्जी से ही हम बायोफ्यूल को बनाते हैं। तो बायोफ्यूल्स के 4 जनरेशन होते हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड एंड फोर्थ। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन प्री में पूछा गया है। फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल वो बायोफ्यूल होते हैं जो कि शुगर, कॉर्न या स्टार्च जैसे चीजों से बनाए जाते हैं। मतलब दोज फ्यूल्स विच आर मेड बाय एक्सट्रैक्टिंग द बायोफ्यूल या ऑर्गेनिक मैटर यूज्ड, ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द शुगर, कॉर्न या स्टार्च, यानी ये सब एडिबल चीजें हैं। शुगर केन, कॉर्न मतलब मक्का, और स्टार्च वगैरह जो हो गया आपका चावल और धान, ये सब से हो गया। सेकंड जनरेशन मेड फ्रॉम द लेफ्ट ओवर ऑफ द फूड क्रॉप्स, राइस हस्क, वुड चिप्स वगैरह से। थर्ड जनरेशन जो कि एल्जाई वगैरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाए जाते हैं। फोर्थ जनरेशन जो कि जेनेटिकली इंजीनियर यानी कि जीएम क्रॉप से बनाए जाते हैं। प्रॉब्लम क्या थी कि जब हमने बायोफ्यूल्स को अडॉप्ट किया तो हमने वही मक्का, गेहूं, मतलब वही जो खाने पीने वाले ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होते हैं उनसे हमने बायोफ्यूल बनाने शुरू किए। टू टैकल और काउंटर द चैलेंज फेस्ड बाई द लैक ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोल, डीजल, इन पे हमारी डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही थी। इस डिपेंडेंसी को कम करने के लिए हमने कहा कि हम फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल यूज करेंगे, मतलब जो खाने पीने के जो एग्रीकल्चरल बाई प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बनाएंगे। तो एक चैलेंज हुआ कि ऑलरेडी फूड सिक्योरिटी का इशू है, लोग ज्यादा हैं, खाने पीने के संसाधन कम है। तो अगर आप उससे भी बायोफ्यूल बनाने लगेंगे तो खाने पीने की कमी हो जाएगी ना। अब मक्का खेत में उगा रहे हो, या तो खुद खा लो या उससे तेल बना लो, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल में जब मक्के से और शुगर कोन से पता चला वहां पे फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल बन रहा था, तो उससे खतरा किसको था? मनुष्य जाति को था। तो उन्होंने कहा वी विल स्विच टू सम सेकंड टेक्नोलॉजी, सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल। तो इसमें राइस, अब जो धान की, आप धान की फसल होती है उसमें चावल खाते हो ना, तो उसमें जो हस्क वाला रीजन है, स्ट्रॉ वगैरह, उसको क्या करते हो? उससे बायोफ्यूल बना लो, उसे तो खाओगे नहीं, या तो उसे जानवर खाएगा। तो सेकंड जनरेशन में उससे बनता था वुड चिप्स। अब लकड़ी के चिप्स तो खाने ही लोगे, ठीक है। वुड चिप्स का मतलब होता है भाई वो वुड वगैरह फ्रेगमेंट वगैरह जो होते हैं उससे आप बना लो, तो वो भी ऑर्गेनिक मैटर होता है, उससे सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल बन जाएगा। मतलब एनीथिंग दैट इज नॉन एडिबल इन नेचर उससे बनाओ, सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल है। थर्ड जनरेशन मतलब जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके उनको कुछ रिएक्टिविटी वगैरह करा के उनसे बनाए जाते हैं, उससे भी हमारे कोई फूड इनसिक्योरिटी नहीं क्रिएट होगी। फोर्थ जनरेशन में मतलब है जेनेटिकली मैन्युफैक्चर्ड जीएम, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाइए और उन क्रॉप्स का यूज करिए बायोफ्यूल बनाने के लिए, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट इट। ये था बायोमास फ्यूल के बारे में। तो दैट वाज ऑल अबाउट योर दिस पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। इसमें इससे ज्यादा पूछा नहीं जाता है, और पूछने को तो फिर रिलेटिव चीजें बहुत सारी हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। नाउ इन अवर सब्सिक्वेंट लेक्चर्स वी विल मूव टू, हमने भी एक चार्ट पढ़ी थी ना शुरू में, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, पॉपुलेशन, ठीक है। उसके बाद में हमने पढ़ा था बायोम्स, इकोसिस्टम, बायोम्स। तो हमने इकोसिस्टम तक कवर कर लिया है। नाउ वी विल स्विच टू बायोम्स, बायोस्फीयर और बायोडाइवर्सिटी। इसको मैं एक साथ लेना चाहता हूँ। और यहाँ पे ये याद रखिएगा कि कई जगहों पे ऐसा होता है जहाँ पे इकोसिस्टम और बायोम को लोग एक साथ कंसीडर करने लगते हैं, जबकि दोनों एंटायरली डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं। इसीलिए मैं एक साथ दोनों को नहीं पढ़ाना चाह रहा हूँ। तो पहले आप इकोसिस्टम तक समझ लीजिए बहुत अच्छे से। आपके पास जो भी रिफर करने के लिए नोट्स हैं उनसे रिफर कर लीजिए। वी विल ट्राई टू प्रोवाइड यू अ डिटेल्ड कंटेंट ऑल्सो रिलेटेड टू द वीडियो, ठीक है। जो भी हमने मैटर यूज किया है इस कंटेंट को, स्लाइड को बनाने के लिए, लेक्चर के लिए, उसको हम आपको पीडीएफ की फॉर्म में प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे ताकि आपके नोट्स प्रिपेयर हो जाएं। और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं, आप वहां से रिफर कर सकते हैं। कुछ हो तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करके पूछ सकते हैं रिलेटेड टू द सोर्सेज एंड एनीथिंग लाइक दैट। तो आप तब तक इकोसिस्टम तक पढ़ लीजिए। इन अवर सब्सिक्वेंट लेक्चर्स वी विल कंटिन्यू विद द बायोम्स एंड बायोस्फीयर, एंड देन वी विल मूव टू द पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज। और उसके बाद लास्ट में आता है आपका इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स और जो भी नेशनल और इंटरनेशनल कन्वेंशन हुए। इसके अलावा और कुछ भी नहीं इन्वायरमेंटल इकोलॉजी में पूछा जाता है। दैट वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। थैंक यू सो मच।